रुख करेंगे दिल्ली का, जहां संविधान दिवस पर कई कार्यक्रम होने वाले हैं। शांति, प्रगति और समानता के संकल्प के साथ अपनी विकास यात्रा शुरू की थी। संविधान हमारी सांस्कृतिक विरासत, शासक मूल्यों एवं आदर्शों का पवित्र ग्रंथ है। ये हमारे अधिकारों का स्रोत है जो हमारे दायित्वों का बोध भी कराता है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। संविधान जनता के आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूर्ण करने का मार्ग भी दिखाता है। हमारा संविधान देश की एकता और अखंडता एवं नागरिकों की डिग्निटी, इन मूल मंत्रों को साकार करता है। इन्हें अक्षुण्ण रखना हमारा नैतिक दायित्व है। ये ग्रंथ मात्र कानूनी मार्गदर्शन की व्यवस्था तक सीमित नहीं है, ये बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का दस्तावेज भी है। ऐसे अद्भुत संविधान के निर्माण करने वाले हमारे महान संविधान मनीषियों को मैं नमन करता हूं। हमारा संविधान आधुनिक गीता की तरह है जो हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को बोध भी कराता है। यदि हम सब जनप्रतिनिधि, नागरिक, सभी संस्थाएं अपने कर्तव्यों को सामूहिकता के साथ पूरा करने का संकल्प लें तो प्रत्येक देशवासी के जीवन को बेहतर बनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार कर सकते हैं। हमारे प्रगतिशील संविधान को देश विदेश हर जगह सम्मान की दृष्टि से तथा प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हमारे जीवंत लोकतंत्र तथा देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। हमारे संविधान ने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है। पर आज अवसर है कि हम संविधान दिवस के दिन अपने कर्तव्यों पर भी विचार करें, मंथन करें। संसद में हम देश की 135 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद के अंदर जनता की समस्याओं और अभावों पर होने वाली चर्चा, संवाद, चिंतन, मनन से जो अमृत निकलेगा उससे आम जन के जीवन को सार्थक बदलाव लाया जा सकता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में मर्यादित और गरिमापूर्ण आचरण करें। संसद की मर्यादाओं और उच्च गरिमापूर्ण परंपराओं को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम देश हित में, राष्ट्र हित में सामूहिकता से काम करें। देश के समक्ष प्रमुख मुद्दों को सर्वसम्मति से समाधान करने के लिए अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को और सशक्त करें, मजबूत करें। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस अमृत काल में संविधान दिवस के दिन हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लें और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से नए राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। आज संसद द्वारा आयोजित इस संविधान दिवस के कार्यक्रम में गरिमा रूप से उपस्थित गौरवान्वित करने वाले माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कई देशों से आए मेरे मित्र, पड़ोसी देशों के सभी राजदूतों को भी इस संविधान दिवस पर अभिनंदन करता हूं। आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस अवसर पर हम सभी को अपने शब्दों के द्वारा अनुग्रहित करें। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी,
आदरणीय स्पीकर महोदय, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और सदन में उपस्थित संविधान के प्रति समर्पित सभी भाइयों और बहनों, आज का दिवस बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दूरंदेशी महानुभावों को नमन करने का है। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है, क्योंकि इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था और उसमें से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहां पहुंचाया है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आजादी के जंग में जिन जिनों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन खपाया, उन सबको भी नमन करने का यह अवसर है। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस, जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवी की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। आदरणीय महानुभाव, कभी हम सोचें कि आज अगर हमें संविधान निर्माण करने की नौबत होती तो क्या होता। आजादी के आंदोलन की छाया, देशभक्ति का ज्वार, भारत विभाजन की विभीषिका, इन सब के बावजूद भी देश हित सुप्रीम हरेक के हृदय में यही एक मंत्र था। विविधताओं से भरा हुआ देश, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक पंथ, अनेक राजे रजवाड़े, इन सब के बावजूद भी संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक बंधन में बांध करके आगे बढ़ाने की योजना बनाना, आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना
अमृत महोत्सव में हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम कर्तव्य के माध्यम से अधिकारों की रक्षा करने के रास्ते पर चल पड़े। कर्तव्य का वो पथ है जिसमें अधिकार की गारंटी है। कर्तव्य का वो पथ है जो अधिकार सम्मान के साथ दूसरे को सुपुर्द करता है, उसके हक को दे देता है। और इसलिए आज जब हम संविधान के दिवस को मना रहे हैं, तब हमारे भीतर भी यही भाव निरंतर जगता रहे कि हम कर्तव्य पथ पर चलते रहें। कर्तव्य को जितनी अधिक मात्रा में निष्ठा और तपस्या के साथ हम मनाएंगे, हर किसी के अधिकारों की रक्षा होगी। और आजादी के दीवानों ने जिन सपनों को लेकर के भारत को बनाया था, उन सपनों को पूरा करने का सौभाग्य आज हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने मिलकर के उन सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं फिर एक बार स्पीकर महोदय का इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इस बात कार्यक्रम की रचना की। ये कार्यक्रम किसी सरकार का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है। स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आंबेडकर की गरिमा होती है, संविधान की अपनी एक गरिमा होती है। हम सब उन महान पुरुषों को प्रार्थना करें कि वो हमें शिक्षा दें, ताकि हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखे, बाबा साहब आंबेडकर का गौरव बनाए रखे और संविधान का गौरव बनाए रखे। इसी की अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं आग्रह करती हूँ माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी से कि वे विशिष्ट सभा को संबोधित करें। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और राज्यसभा में सदन का नेता, राज्यसभा का उपाध्यक्ष और आज इस महोत्सव में भाग लेने वाले सम्माननीय सदस्यगण और विदेशी राजदूतगण और अन्य महानुभाव, बहनों और भाइयों, आज यहाँ एक ऐतिहासिक दिन मनाने के लिए उपस्थित है हम सब लोग। वही दिन जब 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया था। यह संविधान निर्माताओं के प्रेरणास्पद दृष्टि को याद करने और उस दृष्टि को साकार करने के लिए 72 वर्षों से जारी हमारा प्रयासों पर विचार करने का अवसर है। My dear members, brothers and sisters, today we all are assembled here to commemorate a historic day, a day when the Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly in 1949. It's an occasion to recall the vision that inspired the constitutional makers, reflect on the continuing mission that began 72 years ago to translate that vision into action. At the outset, I pay my gratitude to the President of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad ji, Chairman of the Drafting Committee, Dr. Baba Saheb Ambedkar ji, and the members of the Constituent Assembly for providing direction for nation building. Their overreaching framework continues to guide us in the collective endeavor of our nation to scale new heights amidst the contemporary national and international challenges. Our Constitution, in essence, is a statement of values, ideas, ideals, seeking to ensure justice, liberty, and equality for all in the true spirit of fraternity, and is a guide to peaceful democratic transformation, enabling the people
to fulfill their aspirations. Our constitution is marked by innovative borrowing from various sources and selective adoption, integrating the long-held indigenous values and Western concepts also. It exemplifies the essential Indian worldview that believes in welcoming noble thoughts from all over the world and adopting them in our national context. As we are all aware, it was the people of India who gave themselves this constitution through their elected representatives in the Constituent Assembly. The preamble summarizes the philosophy of the Constitution, in which the people preferred our country to be a democratic republic, thereby indicating the instrumentalities by which the intended socio-economic transformation was to be achieved. It has been our firm belief that people are at the center of our development. They are the agents of the transformation of our country. Their empowerment is the goal of all our efforts. Their aspirations steer our policies. Their strengths drive our growth. Democracy ultimately is about the people, their central role in governance, and it is they who determine who should govern, how should they govern, and what the governance should ultimately lead to. Keeping this perspective in view, we had taken the first major step towards democratic governance by introducing universal franchise right from the day when we became independent. Where it took 144 years for the US and 100 years for the UK to confer voting rights on women and the working class, we had the courage of conviction that each and every Indian should have the right to vote and be able to shape our shared destiny. I have referred to the preamble of the Constitution that mandated our country to be a democratic republic in order to share my thoughts on this solemn occasion on the functioning of our parliamentary democracy and its institutions. There were certain unfortunate efforts to subvert the spirit and philosophy of the Constitution during the dark period of emergency, but fortunately they were undone. We the people have time and again demonstrated that we will not allow this beautiful tree to wither. To conclude, our Constitution has worked well to enable our march towards building a new India, and in the process realizing the dreams of the freedom fighters and the vision of the Constituent Assembly. We need to draw lessons from our past experience and move ahead to propel India forward. Azadi Ka Amrita Mahotsav is a celebration of our achievements collectively of the country. We can legitimately be proud of it. Let it be springboard to take India to the next level and occupy its rightful place in the Committee of Nations as a Sushikshit Bharat, Surakshit Bharat, Swastha Bharat, Atmanirbhar Bharat, and ultimately Ek Bharat, Shrestha Bharat. For this to happen, we all must work together with passion for the nation. That is what is required. Dhanyavad, Jai Hind. धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। अब मैं माननीय राष्ट्रपति जी से सादर अनुरोध करती हूं कि वे संविधान सभा की चर्चाओं का डिजिटल संस्करण जारी करें। अब मैं माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध करती हूं कि वे भारत के मूल संविधान की सुलेखित प्रति का
डिजिटल संस्करण जारी करें। अब माननीय राष्ट्रपति जी से आग्रह है कि वे भारत का अद्यतन संविधान जारी करें। साथ ही मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। अब मैं आपसे सादर अनुरोध करती हूं कि आप अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, राज्यसभा में सदन के नेता श्री पीयूष गोयल जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, सभी सांसदगण और प्यारे देशवासियों, संविधान दिवस के दिन आप सबके साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हम सब जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुझे विश्वास है कि आप सब भी इस अवसर पर हमारे महान लोकतंत्र के प्रति गौरव का अनुभव कर रहे होंगे। इसी सेंट्रल हॉल में 72 वर्ष पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वाधीन भारत के उज्जवल भविष्य के दस्तावेज को, यानी हमारे संविधान को अंगीकार किया था तथा भारत की जनता के लिए आत्मार्पित किया था। हमारे देशवासियों ने जब अपनी नियति के निर्धारण का अधिकार हासिल किया, उस समय का भारत लंबे विदेशी शासन के दौरान किए गए शोषण से त्रस्त था। उस समय हमारे देश के करोड़ों लोग गरीबी और निरक्षरता का दंश भोग रहे थे। उस स्थिति को बदलने के लिए तथा राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में उत्साह जागृत हो चुका था। हमारे कर्मठ देशवासियों को एक संवैधानिक संरचना की आवश्यकता थी। लगभग 7 दशक की अल्प अवधि में ही भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक विकास की एक ऐसी अद्भुत गाथा लिख दी जिसने समूची दुनिया को विस्मित कर दिया। मैं ये मानता हूं कि भारत की ये विकास यात्रा हमारे संविधान के बल पर ही आगे बढ़ती जा रही है। देवियों और सज्जनों, हमारे संविधान में वे सभी उदात्त आदर्श समाहित हैं जिनके लिए विश्व के लोग भारत की ओर सम्मान और आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। हम भारत के लोग, इन शब्दों से आरंभ होने वाले हमारे संविधान से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान लोगों की आकांक्षाओं की सामूहिक अभिव्यक्ति है। संविधान सभा के सदस्यों ने
जनप्रतिनिधि की हैसियत से संविधान के प्रत्येक प्रावधान पर चर्चा और बहस की। वे साधारण लोग नहीं थे। उनमें से अनेक सदस्य कानून के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके थे। अनेक सदस्य अपने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्वान थे और कुछ तो दार्शनिक भी थे। लेकिन संविधान के निर्माण में वे सभी संविधान सभा के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में ही भाग ले रहे थे। उनके शब्दों के पीछे उनके सत्कार्यों और नैतिकता का आभा मंडल था। उनके चरित्र की महानता का परिचय हमारे स्वाधीनता संग्राम में उनकी भागीदारी के दौरान लोगों को मिल चुका था। संविधान निर्माण के लगभग 3 वर्षों में उन महान विभूतियों ने भारत की सामूहिक परिकल्पना को बड़े मनोयोग से स्वरूप प्रदान किया। मुझे प्रसन्नता है कि आज संविधान सभा की चर्चाओं तथा संविधान के कैलीग्राफ्ट वर्जन और अपडेटेड वर्जन के डिजिटल संस्करण जारी कर दिए गए हैं। इस प्रकार टेक्नोलॉजी की सहायता से ये सभी अमूल्य दस्तावेज सबके लिए सुलभ हो गए। देवियों और सज्जनों, संविधान सभा की चर्चाओं में राष्ट्र निर्माण के लिए मानवीय चिंतन और चेतना की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं। उन चर्चाओं के डिजिटल वर्जन से केवल देशवासियों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को, विशेषकर युवा पीढ़ी को हमारे देश की महानता और क्षमता की जानकारी मिलेगी और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। संविधान के कैलीग्राफ्ट वर्जन से लोगों को हमारी कला, संस्कृति और परंपरागत कथाओं के महान आदर्शों की झलक कलात्मकता के सर्वश्रेष्ठ रूप में देखने को मिलेगी। शासन व्यवस्था के आधारभूत ग्रंथ की इतनी कलात्मक प्रस्तुति का उदाहरण अन्यत्र शायद ही देखने को मिले। संविधान के अपडेटेड वर्जन से नागरिकों, विशेषकर विद्यार्थियों को हमारी संवैधानिक प्रगति की अब तक की यात्रा की जानकारी प्राप्त होगी। संवैधानिक लोकतंत्र के विषय पर ऑनलाइन क्विज कराने की पहल अत्यंत सराहनीय है। यह रोचक माध्यम हमारे नागरिकों, विशेषकर युवा पीढ़ी में संवैधानिक मूल्यों के संवर्धन में बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। माननीय सांसदगण, हमारे संविधान निर्माताओं ने देशवासियों में साक्षरता की कमी तथा अनेक अन्य आशंकाओं के बावजूद साधारण के विवेक में अटूट आस्था दिखाते हुए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार सभी नागरिकों को दिया। इसके पहले किसी भी लोकतंत्र में आरंभ से ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 16 जून 1949 को जब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो वह प्रस्ताव बिना किसी खास प्रतिरोध के सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस संदर्भ में विशेष रूप से यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में महिलाओं को लंबे संघर्ष के बाद मताधिकार प्राप्त हो सका था, परंतु हमारे देश में न केवल महिलाओं को आरंभ से ही मताधिकार प्रदान किया गया बल्कि कई महिलाएं संविधान सभा की सदस्य भी थी और उन्होंने संविधान के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। हम भारत के लोग ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में फाउंडिंग फादर्स के साथ साथ फाउंडिंग मदर्स ने भी अपना योगदान दिया है। पश्चिम के कुछ विद्वान ये कहते थे कि भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था विफल हो जाएगी, परंतु यह प्रयोग न केवल सफल रहा अपितु समय के साथ और मजबूत हुआ है। यहाँ तक कि अन्य लोकतंत्रों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा है। हमारी आज़ादी के समय राष्ट्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को ये ध्यान में रखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र को निस्संदेह मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा सकता है। इस उपलब्धि के लिए हम संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और जनगण मन की बुद्धिमत्ता को नमन करते हैं। माननीय सांसदगण, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में संविधान पर हस्ताक्षर करने से कुछ ही क्षण पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक वक्तव्य दिया था।
उनके कुछ शब्दों को मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, कोट, एक विधि निर्माता न केवल बुद्धिमान होना चाहिए बल्कि उसमें हर मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की योग्यता भी होनी चाहिए ताकि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और सबसे बढ़कर जीवन के मूलभूत आदर्शों के प्रति सच्चा बन सके। यदि एक शब्द में कहें तो उसे चरित्रवान होना चाहिए। अनकोट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जनप्रतिनिधियों की योग्यता का कोई मानदंड नहीं हो सकता। फिर भी सांसदों से उनकी अपेक्षा और उनके वक्तव्य में स्पष्ट है, वो चाहते थे कि संसद सदस्यों में उच्च स्तर की नैतिकता होनी चाहिए क्योंकि उनकी दोहरी जिम्मेदारी होती है, पहली अपने स्वयं के आचरण की और दूसरी जनप्रतिनिधि के रूप में किए गए कार्यों की। माननीय सांसदगण, हमारी यह संसद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च शिखर है। संसद की गरिमा की रक्षा में संसद के सभी सदस्य शामिल हैं, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के। सभी सांसद यहाँ कानून बनाने के साथ साथ जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं। वस्तुतः ग्राम सभा, विधानसभा और संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों की केवल एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए। वह प्राथमिकता है अपने क्षेत्र के सभी लोगों के कल्याण के लिए और उससे भी बढ़कर राष्ट्र हित में कार्य करना। विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मतभेद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वह जन सेवा के वास्तविक उद्देश्य में बाधा बने। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा बेहतर प्रतिनिधि बनने और जन कल्याण के लिए बेहतर काम करने की होनी चाहिए, तभी इसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा माना जाएगा। संसद में प्रतिस्पर्धा को प्रतिद्वंद्विता नहीं समझा जाना चाहिए। हम सब लोग ये मानते हैं कि हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है, अतः हर सांसद की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वे लोकतंत्र के इस मंदिर में श्रद्धा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।